नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए। हिंदुस्तान में लगातार कुछ बीमारियां ऐसी बढ़ रही है कि इसके पीछे कोई लंबे बड़े और निर्णायक षड्यंत्र की बू आती है। और क्या ऐसा दुनिया में होता है? तो इसका जवाब है हाँ, हिंदुस्तान में भी ऐसा हो चुका है और जो हो रहा है यह भी उस षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है। दुनिया में ऐसी कई कंपनियां हैं जो पहले बीमारी के वायरस बनाती है या कुछ बीमारियां जो आसानी से फैलाई जा सकती है उनको फैला दिया जाता है और उसके बाद उसकी दवाई मार्केट में लाई जाती है। जब लोग पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं, ऐसी दवाई किसी भी कीमत पर लेना चाहते हैं और अपना सब कुछ बेचकर जिंदा रहने के लिए लोग ये करते हैं। हिंदुस्तान में पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही ऐसी कुछ खास बीमारियां जो सीजन के साथ साथ ऐसी लाई जाती है, क्या इसके पीछे ये षड्यंत्र नहीं है? क्या कोई राजनीतिक दल ऐसे कंपनियों के साथ पैसा लेकर उनको रास्ता साफ करने का काम तो नहीं कर रहा है? तमाम ऐसे सवाल जो मीडिया के चुप्पी पर भी इस पक्ष पर उठने चाहिए। और इसलिए आज के बिंदास में हम आपके सामने सवाल लेकर आए हैं कि क्या हिंदुस्तान को बीमार करने के पीछे विदेशी एलियोपैथिक दवाई कंपनियों का हाथ नहीं है? क्या कहना है आपका और क्या कहता है इसका इतिहास? इस पर नजर डालेंगे। पहले विस्तार से मुद्दा। भारतीय समृद्धि बेशक बढ़ी है, जीडीपी बढ़ी है, विदेशी मुद्रा भंडार भरा है, विदेशी निवेश के लिए दरवाजों के साथ खिड़कियां भी खुल गई। भारत इंडिया हो रहा है, युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ रहा है, लेकिन देश की बड़ी आबादी बुखार से कराह रही है। क्या गांव, क्या शहर, सभी बुखार की मार झेल रहे हैं। देश के बड़े बड़े शहरों में बीमारियों को लेकर आपातकाल जैसे हालात हैं। देश की राजधानी दिल्ली में पहली बार चिकनगुनिया से मौतें होने लगी। 5 साल के बाद दिल्ली में मलेरिया से लोग मरने लगे। जी हां, आज कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है देश में। राजधानी के अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड खत्म हो गए। एक एक बेड पर 2-2, 3-3 मरीजों को रखा जा रहा है। मरीजों के परिजन मरीजों को अस्पताल की गैलरियों और सड़कों पर रखने को मजबूर हैं। वहीं दिल्ली के सभी मंत्री दिल्ली से बाहर मस्ती कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री फिनलैंड में आइसक्रीम खाते हुए फोटो खिंचवा रहे हैं, तो दिल्ली में दवाई कंपनियों की चांदी हो रही है। लोगों का पैसे के साथ साथ स्वास्थ्य भी बर्बाद हो रहा है। अस्पतालों का बिजनेस दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है। क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है? क्यों दिल्ली के मंत्री ऐसे समय ही दिल्ली से बाहर हैं? क्यों बीमारी बढ़ने से पहले दिल्ली सरकार के नेता दिल्ली से गायब हो जाते हैं? कुछ लोगों का मानना है कि दवाई कंपनियों के टूर पर दिल्ली के मंत्री सैर सपाटे पर निकले हैं। वहीं दिल्ली के आसपास भी अब मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया ने पैर पसारने शुरू कर दिए। स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च बढ़ तो रहा है, लेकिन लोगों की जरूरत के हिसाब से नहीं। स्वास्थ्य प्रोग्राम या तो चल नहीं रहे या फिर उन्हें चलाने वाला कोई नहीं है। देश के पड़ोसी देश मलेरिया से मुक्त हो गए, लेकिन भारत अब भी मलेरिया से परेशान ही नहीं, बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा मलेरिया से प्रभावित लोग हैं। देश की स्वास्थ्य सुविधाओं पर प्राइवेट कंपनियों का अधिकार हो गया। इससे स्वास्थ्य सुविधाएं न सिर्फ महंगी हो गई, बल्कि आम लोगों की पहुंच से भी दूर हो गई, क्योंकि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की हालत खस्ता हो गई। सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी खराब हो गई कि वो लोगों को ठीक करने की बजाय बीमार बना रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर देश के नागरिकों को कब स्वस्थ वातावरण मिलेगा, कब बीमार को आसानी से इलाज उपलब्ध होगा, कब देश में हर नागरिक के पास स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी। किसकी जिम्मेदारी है देशवासियों को साफ और स्वच्छ वातावरण देने की? हमारा संविधान सरकारों से कहता है कि आप नागरिकों को स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराओ, लेकिन हमारे नेता देश के नागरिकों को स्वस्थ वातावरण नहीं उपलब्ध करा रहे। आखिर कैसे होता है षड्यंत्र और क्या करती है दवाई कंपनियां? देखिए, क्या है अचानक बढ़ती बीमारियों का सच? क्यों अचानक भारत बीमारियों का हब बन गया? कैसे स्वास्थ्य सुविधाएं दवाई कंपनियों के हाथों में खेल रही हैं?
किसका हाथ है भारत को बीमार बनाने के पीछे? कैसे स्वास्थ्य अधिकारी और डॉक्टर दवाई कंपनियों के हाथों में खेल रहे हैं? क्यों देश में स्वास्थ्य प्रोग्राम मरणासन्न हो गए हैं? जी हां, भारत में बीमारी भेजने का खेल काफी पहले से शुरू हो गया था। भारत दुनिया भर की कंपनियों के लिए बड़ा बाजार बन गया, चाहे वो मेडिकल हो या फिर फूड कंपनियां। भारत फास्ट फूड की वजह से हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कैंसर जैसी घातक बीमारियों का गढ़ बन गया। आज बच्चे तक इन खतरनाक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। इस षड्यंत्र के जरिए भारत में पहले भोजन के जरिए विषाणु फैलाने की बात सामने आ चुकी है। कई फास्ट फूड प्रोडक्ट में हानिकारक तत्व पाए गए। स्वादिष्ट भोजन खाने के फेर में हम भूल जाते हैं कि बीमारियां भी हम स्वादिष्ट भोजन के साथ ले रहे हैं। ऐसे में हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं। हमें अपने बच्चों को फास्ट फूड की आदत डालने में कोई परेशानी नहीं हो रही। ऐसे में भारत में पिछले कुछ सालों से अचानक बीमारियों की बाढ़ सी आ गई है। कई मेडिकल विशेषज्ञों का मानना है कि यह दवाई कंपनियों का षड्यंत्र भी हो सकता है। दवाई कंपनियां पहले बीमारियों के बैक्टीरिया और वायरस कई माध्यमों से इंसानों तक पहुंचाते हैं। मनुष्यों में बैक्टीरिया और वायरस प्रवेश करने के बाद अपना काम शुरू कर देते हैं, तो उधर दवाई कंपनियां अपना काम शुरू कर देती हैं। लोग बीमार होने लगते हैं तो दवाई कंपनियां एंटीडोट तैयार कर लेती हैं। बीमार लोग अस्पतालों में जाना शुरू करते हैं तो दवाई कंपनियां दवाई के स्टॉक अस्पतालों को भेजना शुरू कर देती हैं। बीमार लोग अस्पतालों में जाने और दवाई खाने को मजबूर होते हैं। दवाई कंपनियों की बिक्री में अचानक से बूम आ जाता है। अस्पतालों में भीड़ देखकर दवाई कंपनियों के चेहरे खिल उठते हैं, क्योंकि उनका षड्यंत्र कामयाब हो गया है। दुनिया के कई देशों की सरकारों में दवाई कंपनियों का दखल है, जिससे दवाई कंपनियां अपने लिए आसानी से टेंडर प्राप्त कर लेती हैं। कई देशों की सरकारों को कुछ दवाई कंपनियां ही चलाती हैं, खासकर जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी हो। स्वास्थ्य सुविधाओं पर दवाई कंपनियों ने अपना अधिकार जमा लिया। डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां हैं जिन्हें आसानी से खत्म किया जा सकता है, अब भी मौजूद हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं सही से नहीं चलाई जा रही। देश में चलने वाले स्वास्थ्य प्रोग्राम को कुछ दवाई कंपनियां आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि बीमार लोग दवाई कंपनियों के लिए बाजार हैं। अगर लोग ही स्वस्थ हो गए तो इनका व्यापार खत्म हो जाएगा। स्वास्थ्य अधिकारियों को खरीदने से लेकर डॉक्टर्स तक सभी दवाई कंपनियों के लिए काम करने लगते हैं। जब स्वास्थ्य अधिकारी और डॉक्टर्स कंपनियों के हाथों में हों तो कैसे स्वास्थ्य प्रोग्राम आगे बढ़ सकते हैं? ऐसे में सरकार को दवाई कंपनियों के बारे में सोचना होगा, दवाई कंपनियों के षड्यंत्र को समझना होगा, नहीं तो भारत बीमारियों का गढ़ बनता चला जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर ललित जोहरी है, जो जिला होम्योपैथिक अधिकारी है। जोहरी जी, क्या कहेंगे? मेरा इस संबंध में ये कहना है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपने देखा होगा कि फॉगिंग वगैरह इसमें नहीं, ये तो उपाय हो। हम जो मुद्दा उठा रहे हैं कि विदेशी कंपनियां, दवाई कंपनियों का जो षड्यंत्र है, क्या ये सारी चीजों के पीछे वो भी नहीं है? इस बारे में मैं बहुत बेहतर इतना नहीं जानता, लेकिन इट में भी हो सकता है। मतलब आप सरकारी अधिकारी है तो आप इस पर बोलना नहीं चाहेंगे? नहीं, मेरी जानकारी में भी नहीं है और मैं बोलना भी नहीं चाहूंगा। लोग डरते भी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनियां हैं, लोगों के खून करने से लेके मुंह दबाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। इस बारे में मैं कुछ, मेरी नॉलेज में कुछ नहीं है। आपकी गलती नहीं है डॉक्टर साहब। एक भी एलियोपैथिक डॉक्टर आज के शो में नहीं आया। हमने 150 से ज्यादा डॉक्टरों को संपर्क किया, एक भी डॉक्टर, मैं आरोप लगाता हूं दिल्ली एनसीआर का, एक भी डॉक्टर इस शो में लाइन पे नहीं आया। अगले 1 घंटे तक कोई भी डॉक्टर अगर लाइन पर आता है तो मैं फोनों पे, स्काइप पे लाइव लेने के लिए तैयार हूं, इस पर बात करने के लिए तैयार हूं। लेकिन इन कंपनियों का कितना बड़ा दबाव है, प्रभाव है, ये आप देख सकते हैं। जिस मुद्दे के लिए आप बात करना चाहते हैं, क्योर के लिए, हम उसके दिशा में जाएंगे, लेकिन हम आपकी मजबूरी समझते हैं। पहले जरा कुछ कॉलर से बात करते, फिर स्वास्थ्य सुविधाओं पर नजर डालेंगे, फिर आपके पास आएंगे। कुछ कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ जी, हमें ये कहना है, ये दवा कंपनियां कई
कि कई दवाई कंपनी बैनर से कॉम्बिप्लान है, सलमान खान के ऐड वाला रिवाइटल बैन की गई, फिर भी ये सब बिकती है। कई विदेशी कंपनी से हिंदुस्तान लीवर भारत में हल्दी को पेटेंट कराकर चुनाना चाहती है। वह हिंदुस्तान लीवर का कोका कोला की सब फर्जी, ये सब विदेशी कंपनी फर्जी सर की संस्था आस्की आयुर्वेदिक व बाबा रामदेव के सामान को बदनाम करती है। इनके पेट दलाल भी इनको बदनाम करते हैं। जैसे आज तक के इंजन कश्यप, सीएनबीसी के तमन्ना नाम मत लीजिए आप भाई, कई बार मैंने आपको कहा है, लोग जानते हैं, इसको हमारे प्लेटफॉर्म से लेने की आवश्यकता नहीं है। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हाँ जय हिंद सुरेश जी, मैं संजय बोल रहा हूँ कोलकाता से। बोलिए। स्पेन में अभी कुछ महीने पहले डायबिटिक दवा कंपनियों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें उन लोगों ने कहा कि निर्धारित किया कि जो शुगर का लेवल हम लोग 80 से 110 रखते थे, अब डॉक्टरों को उसके बारे में बताया कि उसको 70 से 100 के बीच में रखा जाए। और इसके बाद उनकी दवाएं कम हो रही हैं कि आयुर्वेद और योग का कार्यक्रम बढ़ रहा है। तो इसलिए अब एक हमारे मित्र हैं डॉक्टर साउथ इंडिया के, उन्होंने कहा कि भारत में अभी जो है विटामिन डी और विटामिन B12 की खूब दवाइयां बिक्री हो रही है, क्योंकि किसी प्रकार का समस्या होने से शरीर में डॉक्टर बोलता है जाओ विटामिन डी और विटामिन B12 चेक करा के आओ, और वो अब जब पैथोलॉजी में जाता है तो पैथोलॉजी भी उसके षड्यंत्र में रहती है और तुरंत उसको बतला दिया जाता है कि आपका विटामिन डी और विटामिन B12 कम है, आप अगर विटामिन डी नहीं लेते हो तो उसको प्रोसेस हो जाएगा, विटामिन B12 नहीं लेते हो तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पूरी चल रही है। इसी प्रकार विदेशी जो षड्यंत्र है, ये दिन प्रतिदिन जो है ये नई टेक्निक, अभी कुछ दिन पहले तक ये होता था कि कोलेस्ट्रॉल जो है शरीर के लिए बहुत खराब है, लोगों ने कम से कम 1.5 खरब रुपए लोगों ने बाजार से बटोर लिया। अब ये बोलते नहीं कोलेस्ट्रॉल तो कुछ अच्छा भी होता है, हाँ कोलेस्ट्रॉल तो रहना चाहिए, नर्वस सिस्टम के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी है। ये अपना हर चीज 10-15 साल बाद बदल देते हैं। जैसे पैरासीटामोल बुखार के लिए देते थे, जब आदमियों का लीवर फेल होने लगा तो इन्होंने कहा नहीं पैरासीटामोल बंद कर दिया जाए। तो इनका ये षड्यंत्र चल रहा है। आज 1,98,53,61,117वां वर्ष चल रहा है। 200 वर्ष से एलोपैथिक दवाई है। इसके पहले क्या सभी एलोपैथिक दवा खा के जिंदा रहते थे? हाँ, एलोपैथिक दवा का एक ये है कि इसकी जो सर्जरी है इसके बारे में बोला जा सकता है कि सर्जरी उन्नत किस्म की है, लेकिन इनकी दवा जितनी है, प्रत्येक साल 20 लाख लोग इनकी दवा के साइड इफेक्ट से मर जाते हैं या भयंकर रोग में ग्रसित हो जाते हैं। अभी स्वामी रामदेव जी ने और बालकृष्ण जी महाराज ने ये बिगुल बजा दिया है। डाटा बेस तैयार किया जा रहा है आयुर्वेद के अंदर, योग से आयुर्वेद से कितने लोग अच्छे हो रहे हैं, ये सारा क्लिनिकल ट्रायल होगा। और इनकी भी छुट्टी, जैसे मल्टीनेशनल कंपनियों की छुट्टी हो रही है। बिल्कुल इस विषय पर राजीव दीक्षित जी का वीडियो हम आपको दिखाते हैं। क्या कहते हैं राजीव दीक्षित, देखिए। चिकनगुनिया, लाखों लोग प्रभावित हैं। मैं 6 महीने से गांव-गांव घूम के उसका इलाज कर रहा हूं और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, ज्यादा लोगों को इलाज में मैं एक ही बात बताता हूं, तुलसी का काढ़ा पी लो, नीम की गिलोय होती है ना, उसको भी उसमें डाल लो, थोड़ा सूंठ डाल लो, थोड़ी छोटी पीपर डाल लो, बस ये 4-5 चीजें, और थोड़ा गुड़ डाल लो, क्योंकि ये कड़वा इतना है कि पी नहीं पाओगे। इतने मात्र से 3 खुराक में बीमारी ठीक हो रही है। और जो एलोपैथी से कर रहे हैं ना, बोवेरॉन के 3-3 इंजेक्शन ठोक दो, डाइक्लोफेनेक दे दो और पैरासीटामोल भी दे दो, जो तुम्हारे पास है सब दे दो। 20-20 दिन से बिस्तर में पड़े तड़प रहे, 20-20 दिन से। अभी आज मैं आया भीलवाड़ा से, और आने का देरी का कारण भी यही है कि वहां 1 लाख लोग चिकनगुनिया से पीड़ित हैं। वहां डॉक्टर आते हैं, राजीव भाई जरा बताओ ना। मैंने कहा अपना इंजेक्शन खुद क्यों नहीं ठोक लेते? कहते हमें मालूम है इसके साइड इफेक्ट क्या हैं, तो पेशेंट को क्यों नहीं बताते? इतने हरामखोर हो, तुम्हें मालूम है कि इसका साइड इफेक्ट क्या है? वोवेरॉन लगाएंगे तो क्या होने वाला है? मुंह में छाले हो जाएंगे, गले में छाले हो जाएंगे, अल्सर भी हो सकता है, तुम जानते हो, फिर पेशेंट को क्यों नहीं बताते? ये हरामखोरी तुम में कहां से आ गई? अपने को इंजेक्शन ठोकोगे नहीं, उसको ठोकते जाओ, तुम्हें मालूम नहीं है ठीक नहीं होगा, फिर पैरासीटामोल देते जाओ, डाइक्लोफेनेक देते जाओ, नोवलजिन के इंजेक्शन लगाते जाओ। और दुर्भाग्य से एलोपैथी ने ये सब नाम 20 साल पहले बैन कर दिए,
वो कहते हैं डाइक्लोफेनेक खराब है, पैरासीटामोल तो और भी खराब है, नोवलजीन तो 1984 से बैन है यूरोप में और अमेरिका में, वही इंजेक्शन यहां ठोक रहे हैं लगातार। दुष्परिणाम है कि मरीज ठीक ही नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, इस षड्यंत्र से तो आप सहमत हो गए ना, जो ये बता रहे हैं, जो कॉलर ने और राजीव दीक्षित जी ने बताया? थोड़ा बहुत सर, थोड़ा बहुत ऐसा है। ऐसा है, आप सही कह रहे हैं कि जो बहुत सी चीज़ें अब जाकर बैन हुई हैं इंडिया में, जो बहुत समय से और कंट्रीज उनको बैन कर चुकी हैं बहुत पहले से। निमेसुलाइड एक सॉल्ट था, वो अभी बैन किया गया, जबकि वो 12 साल पहले से बैन हो जाना चाहिए था। तो ये बात सही कह रहे हैं कि जो चीज़ बैन बहुत देशों में हो चुकी थी वो अभी भी हमारे यहाँ बदस्तूर चल रही हैं। ये जो दवाई कंपनियां हैं, ये लोगों को ठीक करने के बजाय, तुरंत ठीक करने के बजाय या वास्तविक रास्ता दिखाने के बजाय अपना दुकान ज़्यादा कैसे चल सकता है, सेवा के बजाय बिजनेस के तौर पर ज़्यादा ध्यान देती है। ये सच नहीं है? ये काफ़ी हद तक सच है, ये काफ़ी हद तक सच है। चलिए, आपका जवाब थोड़ा सरकारी स्टाइल का, लेकिन कोई बात नहीं, आप एक्सेप्ट तो कर रहे हैं। इसके खिलाफ आप होम्योपैथी से है, होम्योपैथी क्या कहती है उपचार के लिए, खास करके चिकनगुनिया जैसा जो बीमारी है, टाइफाइड है, या वर्तमान में जिन बीमारियों को तय करके फैलाया जा रहा है, ऐसा हमारा आरोप है। आपके चैनल के माध्यम से सुरेश जी, मैं ये सबको संदेश देना चाहूँगा कि वायरल जितनी भी डिजीजेज हैं, वेदर इट इज चिकनगुनिया, डेंगू, जो भी और सिंपल नॉर्मल वायरल फीवर भी चल रहा है इस समय, तीनों मिक्स चल रहे हैं। इसकी बेसिकली वायरल की कोई भी मेडिसिन नहीं है। वायरल को पे जो इफेक्ट डाले उसकी कोई मेडिसिन नहीं है। सिर्फ अपने इम्यून सिस्टम को और जो सेकेंडरी सिम्टम्स आते हैं उनको ट्रीट किया जाता है बेसिकली। चाहे हम उसको एलोपैथिक से ट्रीट करें, चाहे होम्योपैथिक से ट्रीट करें, चाहे हम आयुर्वेदिक पद्धति से ट्रीट करें। तो इसमें सबसे पहले सभी को ये गुजारिश है कि पैनिक बिल्कुल ना हो, क्योंकि वायरस है वो अपना 48 घंटे से 72 घंटे में धीरे धीरे वो शांत हो जाएगा। उस बीच में आपको प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, खूब ज़्यादा पानी पिएं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नारियल पानी पिएं, लोग बेमतलब में नारियल की दुकानों पे इतना रश कर लिया है। आप सिंपल पानी पीते रहें, उबला हुआ गुनगुना पी लें आपका मन है तो, और रेस्ट करें अधिक से अधिक, क्योंकि रेस्ट से हमारा इम्यून सिस्टम प्रिजर्व रहता है। और डाइट बहुत लाइट लें जो हमें इजी टू डाइजेस्ट हो, और ताकि हमारी एनर्जी बनी रहे। तो ये मेरा संदेश आपके चैनल से दूंगा। तो एक भी चीज पैसे के साथ नहीं बिकती है, ये तो सब घर में मिलता है। बिल्कुल, तो बाजार इसको कैसे प्रमोट करेगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा सर, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वायरल की कोई अब बताएं, कोई यदि एलोपैथी कहीं फोन पे आ रहे हो तो बताएं कि वायरल की कौन सी मेडिसिन है, स्पेसिफिक कोई एंटीबायोटिक हो जो वायरस पे काम करता हो। बल्कि एंटीबायोटिक लेके और बाकी अनावश्यक दवाई लेके पेशेंट और ज्यादा बीमार हो जाता है, अशक्त हो जाता है, उसके साइड इफेक्ट होने लगते हैं। जी जी जी, क्योंकि वो मल्टीपल मेडिसिन होने से उसको साइड इफेक्ट हो जाता है। बॉडी उसकी वैसे ही उस वायरस के प्रभाव में होती है, तो वो उतना उसको नहीं एक्सेप्ट कर पाती दवाइयों को। सिर्फ सिम्टम्स को रिमूव करना है हमें। तो आपके पास दोबारा आएंगे, कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। चलिए, शायद कॉलर से संपर्क नहीं हो पाया। हम आपको वीडियो में दिखाते हैं कि ये दवाई कंपनियां कैसे षड्यंत्र करती है, और ऐसा षड्यंत्र उजागर करने का प्रयास करने वाले वैज्ञानिक को भी वो जिंदा नहीं रहने देती। देखिए, ये रेड डॉट्स दिखा रहे हैं। देश की बड़ी आबादी बुखार से करा रही है। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां लोगों को निगल रही हैं। अकेले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 100 से ज्यादा सैंपल है और उसका एंटीडोट भी। मैं काल फार्मास्यूटिकल्स में काम करता हूँ। ये कंपनी अलग अलग डीएनए का फ्यूजन और एक्सपेरिमेंट करके डिफरेंट वायरस के लिए एंटीडोट बनाती। पर सर, मुझे रिसेंटली पता चला है कि ये एंटीडोट तो बाद में बनाती, पहले वायरस बना लेती। दुनिया में कई जगह उनकी लेबोरेटरीज है। सर, इसलिए मैंने इस पेन ड्राइव में
सारे सबूत ले लिए उनके खिलाफ। आपको लेबोरेटरी नंबर 3 का इंचार्ज बनाया गया था जहां आपको अलग अलग डीएनए का फ्यूजन बनाना था, लेकिन आपने तो ये फाइल्स बना दी। आपको किसी पता? ऐसे वैज्ञानिक का वहां मर्डर किया जाता है। तमाम ऐसे लोगों ने प्रयास किए, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी दवाई कंपनियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले नकली एनजीओ होते हैं, जो इन कंपनियों के द्वारा ही इनको जानबूझ के उतना ही आवाज उठाने के लिए आगे लाया जाता है जो कि दब सके। और कोई अगर इसके खिलाफ आवाज उठाने वाला है तो ऐसी एनजीओ को अप्रोच करे, जिसके बाद ये एनजीओ उन व्यक्तियों को हमेशा के लिए मुंह बंद कर दे। इन कंपनियों का कारोबार इतना बड़ा है कि हिंदुस्तान सरकार का इतना बड़ा बजट भी उसके सामने कुछ नहीं है। अमेरिका जैसा इतना बड़ा देश, उसके अर्थव्यवस्था पर भी स्वास्थ्य सेवा और उससे जुड़े इंश्योरेंस का इतना बड़ा प्रभाव है कि वहां की सरकार भी उस पर कुछ नहीं कर सकती। तो सोचिए आशिया जैसे खंड में रहने वाली सरकारें और अफ्रीकन देशों का क्या हाल होगा। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ सुरेश जी नमस्कार। जय हिंद। हाँ अशोक पांचाल, दिल्ली सादरा से। सुरेश जी, बात यह है कि जो आज जो प्राइवेट हॉस्पिटल और ये जितने भी हैं दवाइयाँ बनाने वाले बाहर के, इन सब के अंदर पता क्या है, ये सब बाहर के खड़े किए हुए हैं कांग्रेसों वालों के। और कांग्रेसी आपका जो चलते चलते प्रोग्राम है ना, उसमें मैंने कई बार नोट किया है, जितने भी कांग्रेसी आते हैं ना, उनकी एक टांग तो अंग्रेजों की है और एक टांग जो है मुगल बादशाहों की है। चलिए धन्यवाद। हम आज के मुद्दे पर कंसंट्रेट करके आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़े, लेकिन हम जरा कारणों पर नजर डालते हैं कि क्या कारण है। देखिए, बुखार से लोगों की मौतों का सिलसिला बढ़ता है। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से लोग परेशान हैं। राजधानी दिल्ली में बुखार को लेकर आपातकाल जैसी स्थिति है। अस्पतालों में अव्यवस्था है, लेकिन व्यवस्था को देखने वाले चुप हैं। जन स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। वैसे तो स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी देश में लगातार बनी रहती है, लेकिन अगर अचानक से कोई बीमारी महामारी का रूप लेने लगे तो आपातकाल से निपटने के लिए देश के पास कोई सुविधा नहीं है। देश की राजधानी भी स्वास्थ्य सुविधाओं के बोझ तले दब कर रह गई है। महामारी से निपटने के लिए कोई तैयार नहीं। आज बुखार देश में महामारी की तरह फैल गया। सुविधाओं के मारे लोग परेशान हैं। सरकारें स्वास्थ्य सुविधाओं पर चुप हैं, क्योंकि सरकारों की प्राथमिकता में अभी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं आई। देश में डॉक्टरों और अस्पतालों की भारी कमी। भारत में मेडिकल शिक्षा बहुत महंगी है, ऐसे में डॉक्टरी की पढ़ाई करना आसान नहीं है। अगर कोई पैसे वाला पैसे देकर डॉक्टरी कर भी लेता है तो फिर जन सेवा के लिए डॉक्टरी नहीं करेगा, बल्कि पैसे कमाने के लिए ही डॉक्टरी करेगा। ऐसे में उसका इलाज महंगा तो होगा ही, वहीं कोई भी डॉक्टर गांव में प्रैक्टिस करना नहीं चाहता। दवाई कंपनियों के हाथों में खेलती जन सुविधाएं। भारत में 1958 से मलेरिया के खिलाफ मुहिम चल रही है, लेकिन अभी तक मलेरिया पर काबू नहीं पाया गया है। अब 2030 तक मलेरिया को देश से खत्म करने की बात की गई है। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोल जा रहे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास बोल देख रहे हो और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए विदेशी कंपनियों के षड्यंत्र में फंसता हिंदुस्तान और ये पूरी दुनिया, आम आदमी और जो खास करके दबा कुचला वर्ग है, जिसके पास ये सारे षड्यंत्र को समझने के लिए टाइम ही नहीं है, क्योंकि पेट भरने, पालने और घर को संभालने में ही उसका टाइम चला जाता है। वो तो मजबूर है, इस षड्यंत्र में पिसता जा रहा है और इसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकता। जिन्होंने करना चाहिए, बोलना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए, ऐसी कंपनियां, ऐसे खास करके
ऐसे लॉबिंग के ग्रुप मीडिया में इन मुद्दों को आने ही नहीं देते। ऐसे विषयों पर बनने वाली फिल्में 2-2, 3-3 दशक बाद एकाध बन पाती है, और वो भी तब जब कोई ऐसा हिम्मत करके कुछ बना सके, लेकिन उसको भी डिस्ट्रीब्यूट और प्रमोट होने में तमाम अड़चनों का सामना करना पड़ता है। हम आपके सामने आज इन कंपनियों की पोल खोल रहे हैं और सवाल उठा रहे कि क्या हिंदुस्तान में बढ़ रही इन बीमारियों के पीछे इन दवाई कंपनियों का हाथ तो नहीं है? कैसे हाथ हो सकता है? दुनिया में इसका क्या इतिहास है? होम्योपैथी के डॉक्टर नोएडा के हमारे साथ जुड़े हैं, कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। तमाम वीडियो और जानकारी भी हम आपके लिए लेकर आए। इस विषय पर नए और अलग मुद्दे जो रखना चाहते हो, कॉल करके भी हमको बता सकते हैं। कुछ कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। वेणुगोपाल बोल रहा हूँ मैं पानीपत से। बोलिए सर, आपने ये मुद्दा उठा करके ये देश के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। ये पोजीशन हमारे देश की ऐसी, जो देश में हमारी जो गाय थी, जो अपने आप में डॉक्टर थी, उसको भी ये एक साजिश के तहत गाय की जगह विदेशी गायों को ला करके बीमारी कर दी गई। मैं तो ये बोलता हूँ, जितने भी विदेशी चीजें हैं, जैसे विदेशी गाय है, विदेशी शराब है, विदेशी दवाई है, और ये जिम है विदेशी, ये सारे के सारे साइड इफेक्टेड हैं। विदेशी गाय से, जहां उसके दूध पीने से लोगों में बलात्कार, लोगों में बीमारियां पैदा हो रही है। शराब पीने से लोगों को बलात्कार जैसा करने का मन कर रहा है। माने लोग ऐसी चीजों को पी करके, खा करके देश का स्वास्थ्य बिगाड़ रहे हैं। 95% देश की जनता बीमार है, इतनी दवाई कंपनी होने के बावजूद भी। क्यों ना इन दवाई कंपनियों के ऊपर बैन लगवा देना चाहिए। मैं तो आपसे आग्रह करता हूं, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है सुरेश जी। जांच होनी चाहिए, हम भारत सरकार की इसकी मांग करते हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि देश के कई राज्यों के बड़े बड़े मुख्यमंत्री से लेके महत्वपूर्ण मंत्री विदेश यात्राओं पर दवाई कंपनियों के प्रभाव में जाते हैं। क्या उन कंपनियों का कोई ऐसा षड्यंत्र तो नहीं है जो उनके राज्यों में बढ़ती बीमारियों को और बढ़ते देने के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप का उपयोग किया जाए? इसकी जांच होनी चाहिए और इसमें किसी को भी छूट नहीं मिलनी चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। नमस्कार। हाँ, आपका प्रोग्राम देख के मुझे तो ये लगता है कि ये हिंदुस्तान में जो हमारे, मैं कनाडा से बात कर रहा हूँ, आपके जो मेडिसिन कंपनियां हैं आपके इंडिया में, ये सारा ये षड्यंत्र काफी देर से चल रहा है। पिछले 40-50 साल से यही चल रहा है कि आपके जो मेडिसिन इधर बैन होती है वो हिंदुस्तान में आसानी से मिल जाती हैं। वो जो एनिमल्स की दवाइयां हैं वो भी ह्यूमंस को दी जाती हैं। हिंदुस्तान में कई ऐसी दवाइयां हैं जो जहां पे एनिमल्स पे भी बैन है, जो इंडिया में ह्यूमंस पे ट्राई की जाती हैं। बिल्कुल, मैं यही बोलना चाहता था सर। बिल्कुल। और पश्चिम में भी, आप कनाडा से बोल रहे, उधर भी इन कंपनियों की बड़ी लॉबिंग चलती है सिस्टमेटिक तरीके से। जी जी जी, उनकी भी लॉबिंग चलती है, लेकिन यहाँ पर फिर भी सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि यहाँ पे मिनिस्टर्स, कुछ मिनिस्टर खरीदे जा सकते हैं, लेकिन सारे नहीं खरीदे जा सकते। जैसे हिंदुस्तान में तो मेरे ख्याल में पिछले 50 साल में मिनिस्टर अभी तक बिकाऊ ही है। बिल्कुल, धन्यवाद। यहाँ तो पैसे से कुछ भी बिक सकता है और यहाँ तो देश बेचने वाले भी है, लेकिन हिंदुस्तानी है जो कि आपकी जान की बाजी लगाकर इसको रखने के लिए प्रयास करता है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ चौहान जी नमस्कार, मैं रोहनी थाला से कमलेश चौबे बोल रहा हूँ। बोलिए। ये जो आपने आज सर प्रोग्राम रखा है बहुत बढ़िया रखा है। ये जो आज फॉगिंग की जा रही है, ये फॉगिंग की आवश्यकता ही नहीं होती। यदि हमारे देश में वैदिक धर्मों के अनुसार देवदार की लकड़ियां जलती, चंदन की लकड़ियां जलती, पंच तत्व की लकड़ियां जलती, तो ये पैदा ही नहीं होते। ये तो जानबूझ करके हमारे धर्मों पे ये प्रतिबंध लगा दिया बिहार सरकार ने। बोला कि यदि आप हवन करेंगे दिन में तो आग लग जाएगी। ठीक है ना। हम लोग के यहाँ गांव में आषाढ़ का पूजा होता था और मतलब हवन होता था, साल में 2-3 बार धार्मिक कार्यक्रम होता था, जिसके चलते जो है कि ये कीड़े और मच्छर पैदा नहीं होते थे। लेकिन ये सो कल सेकुलर लोगों ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया और हमारे धर्म के ऊपर हमेशा मुद्दा आपने उठाया है। मैं डॉक्टर साहब के पास चलता हूँ, जोरी जी।
मुझे पता नहीं इस पर आपकी पैथी क्या कहती, होम्योपैथी, लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान में जो यज्ञ होते थे, हवन होते थे, उनमें जिन प्रकार का साहित्य जलाया जाता था वो प्रकृति वातावरण को, हवा को शुद्ध करता था। आज तो डीजल और केरोसिन का फॉगिंग करके उल्टा आप उसको पोल्यूटेट करें। जी सुरेश जी, बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, क्योंकि ईश्वर ने नेचर में हमारे लिए सब चीज़ें रख के भेजी हुई थी ताकि हम उनका लाभ लेकर अपने आप को स्वस्थ रख सकें, उनको यूज़ कर सकें। जैसे आपने देखा गिलोय और पपीते के पत्ते से डेंगू में फ़ायदा होता है, ठीक इस तरह से कुछ लकड़ियाँ ऐसी हवन में जला करती थीं, सामग्री वगैरह, जिनसे वातावरण शुद्ध रहता था और इस तरह के मच्छर जो एडीज जिससे डेंगू और ये चिकनगुनिया हो रहा है वो शायद पैदा नहीं होता था पहले, इसीलिए पहले ये बीमारियाँ नहीं थीं। अब ये तेज़ी से तरह तरह की बीमारियाँ नई नई आती जा रही हैं। बहुत अच्छी बात बोली है कॉलर ने। चलिए, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। लोग कहते हैं कि एलोपैथी में तुरंत आदमी को रिलीफ मिलती है, लेकिन ये जो पपीता खाने से लेकर तमाम जो चीज़ें हैं इनमें बहुत टाइम लग जाता है, वास्तव क्या है? ये थोड़ा सा भ्रांति है सुरेश जी, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो होम्योपैथी विधा है चाहे आयुर्वेदिक विधा है, सब उतना ही तेज़ काम करती हैं जितना लोगों को लगता है कि इंजेक्शन शायद ज़्यादा तेज़ काम करता है। लोगों को एक तो ये बड़ी गलतफहमी है कि इंजेक्शन या ड्रिप चढ़ जाएगी तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। ये भ्रांति है, इस भ्रांति को हम सबको तोड़ना होगा। आप होम्योपैथी के यदि चिकनगुनिया का इलाज कराएं तो वो 4 से 5 या मैक्स टू मैक्स 7 दिन में आप सारे सिम्टम्स के साथ क्योर हो जाएंगे, और एलोपैथिक से वो 20-21 दिन तक चल रहे हैं, आप देख सकते हैं कंपेयर करके। बिल्कुल, और बहुत से लोग इसमें फंस जाते हैं। लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, पत्ता खाने से, पपीता खाने से क्या हो जाएगा, और फिर वो डॉक्टर के षड्यंत्रों में डर जाते हैं कि यदि यही खाते रहे तो कहीं हम ऐसा ना हो कि हमारा डिजीज और बढ़ जाए, इसलिए एलोपैथिक ही कर लेते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बल्कि अब सरकार खुद विज्ञापन देके ये कह रही है कि इस पर कोई दवाई नहीं है, हॉस्पिटल में एडमिट होने की आवश्यकता नहीं है, आप घर में इन चीज़ों को खाइए। बहुत से लोग बगैर ट्रीटमेंट लिए इन चीज़ों को खाने से ही जल्दी ठीक हो गए हैं। जी, मैंने आपसे पहले भी बोला था कि वायरल डिजीजेज में कोई भी ऐसा एंटीबायोटिक अभी तक नहीं बना है जिसका उस पर इफेक्ट होता हो वायरस पे। उसमें तो सिर्फ हमको सेकेंडरी सिम्टम्स पे काम करना होता है और अपनी इम्यून सिस्टम को प्रिजर्व रखना होता है, बेटर रखना होता है, ताकि हम उस रोग से लड़ सकें, वायरस को भगा सकें। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सुरेश जी। बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जो इकोनॉमिक पावर्स हैं वो दुनिया को कंट्रोल कर रही हैं, गवर्नमेंट्स नहीं कर रही। और उसमें सबसे पावरफुल लॉबी उसके वगैरह आते हैं। इनके लिए दुनिया एक मार्केट है और इधर रहने वाला हर एक बंदा है, वहां तक पहुंचना है और उसके जीएसटी प्रॉफिट पूरा निकालना है, भले वो जिंदा रहे चाहे मुर्दा। और उसको जिंदा रखना है जब तक वो अपनी सारी सेविंग के नाम से नहीं कर दे या वो अपना प्रॉफिट नहीं बना ले। पिछले 100 साल से ये फार्मा लॉबी ने सर्जरी के मिरेकुलस इफेक्ट को सामने रख के अपनी दवाई की दुकानें चलाई हैं। और जिस इंसान ने, मिस्टर विलियम ने, ये दवाइयों का जो फाउंडर था 1919 में, उसने कहा है कि ये हर एक फिजिशियन का कर्तव्य है कि लोगों को आगाह करें कि मेडिसिन लेनी नहीं है। अभी हम क्या देखते हैं? बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है, और ये सब कुछ अब पश्चिम की तरफ शुरू हुआ है। दवाई ना लेके पहले इम्यूनिटी सिस्टम पर प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाकर हम बीमारियों से लड़ें, इसका चलन शुरू हुआ, जो हिंदुस्तान में लाखों साल की समाज को जीवित रखा है। लेकिन इन कंपनियों ने अब बड़े ही षड्यंत्र पूर्वक इसको धो दिया है। क्या करती है ये दवाई कंपनियां? एक और फिल्मी शॉट हम आपको दिखाते हैं। ये रेड डॉट्स दिखा रहे हैं 40% से ज्यादा लोग इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं। दुनिया के कई जीनियस साइंटिस्ट के चेहरों का रंग उड़ चुका है। हमारे साइंटिस्ट पूछ रहे हैं कि वहां अपना एंटीडोट कब भेजना है। लोगों को थोड़ा मरने दो और ज्यादा डरने दो। इट्स सिंपल साइंस का है। लोगों की हिम्मत जितनी नीचे जाएगी,
हमारा प्रॉफिट उतना ऊपर जाएगा। ये वायरस पैदा ही नहीं हुआ, इसे बनाया गया। लेकिन सर ऐसा कौन करेगा? ये बहुत ही बीमार इंसान। डॉक्टर मेहरा, नमीबिया में जो वायरस फैला था उसका एंटीडोट बनाने में कामयाबी मिल चुकी है। ये ब्रेक थ्रू हासिल की एक कंपनी कार्ल फार्मास्यूटिकल्स ने एंटीडोट नमीबिया पहुंच चुका है और सिचुएशन कंट्रोल में आ रही है। यही होता है, लेकिन ऐसे वैज्ञानिक भी आवाज नहीं उठा पाते। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद। हाँ, जय हिंद सर, बोलिए। जय हिंद। हाँ, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, हरीश जोशी। हाँ, मैं 20 साल से नीम का पत्ता खा रहा हूँ और कभी बुखार नहीं आया मेरे को। आप पब्लिक को बताइए। वाह, कैसे खाते हैं, जरा प्रक्रिया बताइए। बस सुबह उठ के सीधा ब्रश करने से पहले। चलिए, धन्यवाद। डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। जोरी जी, पहले लोग नीम का दातून करते थे, लेकिन दुर्भाग्य से हमने इसको मॉडर्नाइजेशन के साथ जोड़ दिया कि जो ब्रश करता है वो ज्यादा मॉडर्न है, लेकिन वास्तव यह है कि जो नीम का दातून करता था वो बीमार भी नहीं पड़ता था। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। नीम के और भी उदाहरण हैं ऐसे जो नीम के 5 या 6 पत्ते सुबह सुबह खाते हैं, उनको बहुत जल्दी कोई बीमारी नहीं पकड़ती। काफ़ी ऐसे केसेस हैं और बहुत से लोग भी खा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा इन कॉलर ने और मैं इनका स्वागत करता हूँ। इन्होंने लोग इसको मॉडर्नाइजेशन, अमीरी और एक तरीके से फैशन के साथ जोड़ देते हैं, जी, जबकि ब्रश यूज करने के बाद दांत की बीमारियां बढ़ी है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोग इसको सोचते हैं कि ऑर्थोडॉक्स हैं, यदि आप नीम की दातून करेंगे तो वो ऑर्थोडॉक्स हैं। बिल्कुल सही है। यही जो कह रहे हैं सर, ये जनरल अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है। वरना नेचर में इतनी चीज़ें हैं, हम उन्हीं के ज़रिए अपने आप को स्वस्थ भी रख सकते हैं और बीमार पड़ने से भी बचा सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, हम जरा आपको भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं की भी स्थिति दिखाते हैं। ऋग्वेद में चिकित्सा विज्ञान के तमाम उल्लेख हैं, तो अथर्ववेद पर अमेरिकी विद्वान दिलचस्प चिकित्सा बुक लिख चुके हैं। चरक संहिता आयुर्विज्ञान का प्रतिष्ठित ग्रंथ है, लेकिन हम अब भी चिकित्सा में पिछड़े हैं। देश के 400 जिलों का जल विषैला हो गया, लेकिन सरकारों का इस ओर ध्यान नहीं है। भूजल में लगातार खतरनाक तत्व मिलते जा रहे हैं, जिससे लोग प्रदूषित जल बीमारियों में फंसते जा रहे हैं।
डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के जीवाणु इसी गंदे जल के जरिए कहर बरपा रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार स्वस्थ वातावरण देशवासियों का संवैधानिक अधिकार है। ऐसे में सरकारें देश के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के लिए कार्य करें। हम अगर आर्थिक रूप से विकसित हो गए लेकिन शारीरिक रूप से नहीं हुए तो ऐसे विकास के कोई मायने नहीं है। देश की ज्यादातर आबादी अब भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है क्योंकि स्वास्थ्य का बजट नहीं बढ़ा। जो स्वास्थ्य बजट बढ़ा है वो भी सही प्रकार से प्रयोग में नहीं लाया जा रहा। डॉक्टर साहब, क्या स्थिति है हमारी? हम ये फिल्मी भाषा में कहे तो साला एक मच्छर को हम मार नहीं सकते। एक हिंदुस्तान 125 करोड़ का देश और इतने बड़े बजट के साथ हम मच्छरों को नहीं मार सकते, बस फॉगिंग का ड्रामा करते हैं। सुरेश जी, ये बहुत चिंता का विषय है। मच्छर मारना मतलब इसके पीछे बहुत सारा पॉल्यूशन है ना। बेसिकली हमारा ना तो गार्बेज सिस्टम ठीक है, ना ही हमारा ड्रेनेज सिस्टम ठीक है। सीवरेज सिस्टम लाए भी हैं हम लोग वेस्टर्न से, लेकिन उसको हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो मच्छर पनपते जा रहे हैं। फॉगिंग उतनी अपर्याप्त हो जाती है उसके लिए। और ऐसा लगता है कि कुछ दवाई कंपनियां मच्छरों को मारने नहीं दी थी, इसलिए कुछ मंत्रियों को ऐसे काम करने के बजाय दूसरी तरफ भेज देती। ये मुद्दा थोड़ा सा संवेदनशील है। मैं जानता हूं आप नहीं बोल पाएंगे, लेकिन सत्य बोलना हमारा धर्म है, कर्तव्य और सुदर्शन इसके लिए जाना जाता है। इस देश के कितने, केंद्र के भी अब तक के 70 साल में 60 साल में कितने मंत्रियों को दवाई कंपनियों ने बदला है। अच्छे जो स्वास्थ्य मंत्री ही होने चाहिए थे, जिन राजनेताओं के तरफ देख के लगता है कि ये जन्मे ही स्वास्थ्य मंत्री होने के लिए है, लेकिन वो स्वास्थ्य मंत्री ना होकर दूसरा ही कोई ऐसा व्यक्ति बनता है, तो ऐसे कंपनियों के दबाव का, षड्यंत्र का परिणाम आंखों के सामने दिखता है। केंद्र से लेकर राज्य में तमाम ऐसे उदाहरण अभी भी मौजूद है। परिणामों पर नजर आते हैं कि क्या परिणाम हो सकते हैं। भारत बीमारियों का हब बन जाएगा। भारत को बीमारियों का हब बनाना शुरू कर दिया है विदेशी कंपनियों ने। आज भारत के बच्चे ही नहीं, युवा और बूढ़े भी असाध्य बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। आज बच्चों तक को डायबिटीज हो गई। 18 से 20 साल के युवा ब्लड प्रेशर का शिकार हो गए। दवाई कंपनियों के षड्यंत्र के खिलाफ देशवासी जागरूक नहीं हो पाएंगे। अंग्रेजी दवाइयों के षड्यंत्र को आज समझने की जरूरत है। अगर समाज और सरकारें दवाई कंपनियों के षड्यंत्र के खिलाफ जागरूक नहीं हुई तो आने वाले समय में भारत को बीमारियों का घर बनने से कोई नहीं रोक सकता। भारतीय चिकित्सा पद्धति को भारत में नहीं अपनाया जा सकेगा। भारतीय चिकित्सा पद्धति दुनिया की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है, जिसे आज भी सबसे अधिक कारगर माना गया। अंग्रेजी कंपनियां भारतीय चिकित्सा पद्धति को खत्म करने पर तुली है। ऐसे में भारतीय चिकित्सा पद्धति खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है। देश में स्वास्थ्य सुविधाएं हर नागरिक तक नहीं पहुंच पाएंगी। आज भी देश के दूर दराज के लोग झाड़ फूंक जैसे इलाजों पर निर्भर हैं, क्योंकि उनके पास अब भी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच पाई। ऐसे में लोग मजबूर हैं बिना स्वास्थ्य सुविधाओं के। देश के नेता दवाई कंपनियों के षड्यंत्र के आगे बेबस बने रहेंगे। कुछ नेताओं को तो दवाई कंपनियां खरीद लेती हैं, कुछ नेता दवाई कंपनियों की लॉबिंग के आगे कुछ नहीं कर पाते। वहीं कुछ नेता दवाई कंपनियों की ट्रिप पर घूमने फिरने में लगे रहते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। हेलो, जय हिंद। हाँ बोलिए सर। मैं अमित बात कर रहा हूँ, दिल्ली से बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। सर ये जो आपने मुद्दा उठाया है बहुत सही मुद्दा है सर। वैसे मैं आपका तो हमेशा देखता भी रहता हूँ। मेरा ये कहना है सर, आप जैसे कुछ बंदे या कुछ और लोग हमारे कॉलेज वगैरह जो दूसरे कॉलेज में सेमिनार अटेंड करें और लोगों को समझाएं। इवन हम लोग भी कर रहे हैं, कुछ हमारे दोस्त यार होते हैं जो ऑफिस वगैरह होते हैं, हम लोग भी करते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि ये काम और अच्छे लेवल पर और तेजी गति से हो। बिल्कुल। अब हमारे जो वीडियो है, जो हम शो चलता है, एक तो इसका प्रचार हो सकता है। इस शो को आप रात 8 बजे, रात 11 बजे और सवेरे 9 बजे रिपीट में देख सकते हैं। दुनिया भर में कहीं पर भी इसको इंटरनेट पर लाइव देखा जा सकता है या बाद में भी यूट्यूब पर देखा जा सकता है। आप इसको प्रमोट कर सकते हैं। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप से लेकर तमाम टेली मीडिया पर भी हमारे ये प्रोग्राम उपलब्ध है। सब जगह तो हमको जाना संभव नहीं है, लेकिन इसके वीडियो पहुंच सकते हैं, उसको आप पहुंचा कर भी लोगों को
उपाय की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। हम जरा कुछ उपाय पर भी नजर डालते हैं। सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य संवैधानिक अधिकार को पूरा करने के कदम उठाए। देश के नागरिकों को स्वस्थ वातावरण और अच्छे स्वास्थ्य का संवैधानिक अधिकार है। ऐसे में देश की सरकारों को नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के बारे में सोचना चाहिए, जिससे देशवासियों को अच्छा स्वास्थ्य मिल सके। भारतीय चिकित्सा पद्धति को अपनाया जाए। भारतीय चिकित्सा पद्धति में असाध्य रोगों से लड़ने की क्षमता है। जब कोई भी दवाई काम नहीं कर पाती तो भारतीय चिकित्सा पद्धति ही काम करती है। दुनिया के ज्यादातर देशों में आज भी भारतीय चिकित्सा पद्धति को ही अपनाया जाता है और असाध्य बीमारियों से लड़ने के लिए शरण में आना होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं पर बजट बढ़ाए सरकार। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं अब भी जर्जर हैं, क्योंकि वहां ना तो डॉक्टर जाना चाहते हैं और ना ही दवाई कंपनियां ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को आगे बढ़ाना चाहती हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा देने पर मेडिकल क्षेत्र की कंपनियों को कोई फायदा नहीं होता। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। सर, मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। हाँ। और मेरा सवाल ये है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जय हिंद सर, मेरा सवाल ये है कि पहले जब डीडीटी छिड़का करते थे तो एक बार ऐसी दवाई छिड़की थी उन लोगों ने जो CHW होते थे कि 3 साल तक मच्छर और मक्खी छिपकली तक भी नहीं रही थी। क्या ये दवाई जो छिड़की बंद हुई है, क्या ये कंपनियों और डॉक्टरों या सरकार की मिलीभगत से तो नहीं हुई? चलिए डॉक्टर साहब, इसका जवाब शायद ज्यादा बेहतर दे पाएंगे। जोड़ी जी, इस बारे में सुरेश जी ये कहना है कि ये सही कह रहे हैं कि डीडीटी जिस समय छिड़की जाती थी तब मच्छर उससे मर जाता था, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि तब इतना पॉल्यूशन नहीं था जितना आज की तारीख में है, तो वो शायद उतना इफ़ेक्टिव नहीं रही। ये भी एक वजह हो सकती है। और जहाँ तक आपने इस समय आप बता रहे हैं बचाव और कारण, इसमें एक ये हो सकता है कि बिल्कुल ये सही कहा है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति को प्रमोट किया जाए। बिल्कुल। और जो आपने कहा कि विदेशी कंपनियां, कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत को ये बीमार बनाने का एक तरीका हो। तो आपने देखा होगा पीछे एक रिपोर्ट्स आई थी कि बच्चों की चॉकलेट में नशा पाया गया था। तो वो भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो इंडिया का यूथ है उसको कमज़ोर करने की साजिश कहीं से लगती है। विदेशी कंपनी हो सकती है या विदेशों की भी हो सकती है वो साजिश, क्योंकि किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं पर ही निर्भर करता है। और यदि उसका युवा, मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी देश का अगर भविष्य जानना है तो उस देश के युवाओं के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सपने हैं उसके जानिए, उसके मुंह में कौन से गीत है, क्या भाषा है वो समझिए, उसके दिल में देश के लिए क्या जगह है और उसके कदम किस दिशा में चल रहे समझिए, तो उस देश का भविष्य आप जान सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के युवाओं के दिमाग में खुद के ही करियर के सपने हैं, देश के सपने नहीं मिलते। उनके दिलों में बस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इतने ही इसमें इतना बिजी कर दिया है कि देश पर दिल लगाने के लिए स्पेस ही नहीं है। और कई बार तो इतने जल्दी जवानी में कई बार टूट जाता है कि उसके बाद निराशा में देश शायद सोच में आता भी नहीं है। मुंह में तो क्या गाने हम जानते हैं और कदम किस दिशा में जा रहे, इससे हिंदुस्तान की आगामी दिशा भी हम समझ सकते हैं। आज के कार्यक्रम में हमने विदेशी कंपनियों के षड्यंत्र को लेकर आपके सामने ये मुद्दा उठाने की कोशिश की है। हम चाहते हैं कि इसकी जनमानस में चर्चा हो, सरकार पर इसका दबाव बनाया जाए, भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार पर भी जनता दबाव बनाए, विभिन्न फोरम पर इसकी चर्चा हो और क्यों नहीं पूरा हिंदुस्तान एक साथ मिलकर ऐसे बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए भारतीयता को प्रमोट करने का अभियान चला। डॉक्टर साहब का आभारी हूँ, तमाम दर्शकों का आभारी हूँ कि आपने टाइम निकाला, आज का कार्यक्रम देखा। आपके हमारे देश के स्वास्थ्य के लिए मुहिम आगे भी जा रही है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।